तो यहाँ पे आपने जो कुंडली सेंड किया है, आपने सवाल लिया है, लेकिन इनमें से मैं 2-3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आपके कुंडली में जो मैं देख पा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपका जो लक का मालिक है सूर्य, वो बैठा है अपने दुश्मन के राशि में, वो भी केतु के साथ जो पिटा हुआ है। और अगर आप षट बल में देखोगे, सूर्य का जो रैंक है वो 4th रैंक है। इसका मतलब इसका एनर्जी 50% कम है, और 50% है, 50% नहीं है। अब 9th हाउस जो है लक का घर, उसका रैंक अगर देखोगे, इसमें 6th रैंक आ रहा है। मतलब इसका मतलब 30 से 40% ही इसका एनर्जी बचा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लक के घर को बल देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर लक के घर में बल देने से पहले, सूर्य को बल देने से पहले, मैं केपी चार्ट में जाके सूर्य की स्थिति भी चेक करूंगा। अब देखो, सूर्य जो है ना 1st हाउस में जाके बैठा हुआ है, और यहाँ पे देखो सूर्य जो है ना वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो वो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है, आप देखो सूर्य 1 और 9 दे रहा है, जो बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आपको सूर्य को बल देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सूर्य को बल देना पड़ेगा। तो सूर्य को बल देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूबी का स्टोन, रूबी स्टोन जो होता है ना, वो मानिक, जो सूर्य का स्टोन होता है रूबी मानिक, पहनना है 6 से 7 कैरेट के बीच। अगर 7 कैरेट का मिल जाए तो बहुत अच्छा। आपको ये रिंग कॉपर में बना के पहनना है, ऑन संडे पहनना है, और उसके बाद आपको ये पहनना है इन मिडिल फिंगर। रूबी धारण कीजिए, आपको ये बढ़िया फल देगा, ठीक है। क्योंकि षट बल में भी देखा जाए तो सूर्य का बल नहीं है, तो सूर्य को बल देना पड़ेगा। यहाँ पे पहला चीज आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आप देखो यहाँ पर मंगल जो है, जो आपके 5th हाउस का मालिक है, मूल त्रिकोण का मालिक है, उसके पास स्ट्रेंथ तो है, उसके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन 5th हाउस जो है ना वो भी पिटा हुआ है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। देखो 5th हाउस कितना है, ओनली 8th रैंक आके रखा है, मतलब उसके पास एनर्जी है ही नहीं, खत्म, ओनली 20%। और 5th हाउस क्या है, बुद्धि, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, मेरा दिमाग। तो यहाँ पे जब भी 5th हाउस खराब होगा ना, तो क्या होगा, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आपको ब्रेन रिलेटेड इशू होगा, और आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। और भृगु सरल पद्धति में बहुत ही एक क्लियर कट थ्योरी कहा गया है। वहां पे क्या कहा है कि जब भी किसी की कुंडली में शनि और बृहस्पति कॉन्जंक्ट होके एक साथ बैठेगा, जब भी किसी कुंडली में बृहस्पति शनि कहीं भी बैठे एक साथ कॉन्जंक्ट होके, तो मेष राशि को खराब कर देता है। तो देखो, शनि और बृहस्पति यहाँ पे एक साथ बैठा हुआ, और मेष राशि आपके 5th हाउस में, तो 5th हाउस को खराब कर दे, इसलिए आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके 5th हाउस एंड 9th हाउस, 2 मूल त्रिकोण में से 3 मूल त्रिकोण में से 2 तो गया, तो इनमें से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब इसके लिए मंगल का स्टोन पहनने की कोई जरूरत नहीं है, आप रूबी पहन लोगे तो मंगल को बल मिल जाएगा आराम से। आप एक स्टोन से बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है सन जो है ना वो फायर एलिमेंट है, ठीक है, और मंगल भी क्या है, फायर एलिमेंट है। तो इस तरह मून जो है, चंद्रमा, वो वाटर एलिमेंट है, और वीनस जो है वो वाटर एलिमेंट है, हमें पता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मंगल जो है वो फायर एलिमेंट तो है, लेकिन उसका नेचर फायर ही नहीं है। मतलब एक्सप्लेन करेंगे। वीनस वाटर एलिमेंट तो है, लेकिन उसका नेचर वाटर ही नहीं है। मतलब अब सुनिए, सन जो है वो फायर एलिमेंट है, मतलब वो फायर को उत्पत्ति करता है, सोर्स ऑफ फायर। तो ये सन जो है ना एक खुद फायर बॉल है, वो उससे आग को निकलता है, लेकिन उस फायर को आगे कैरी करके लेके जाना, उसको अच्छी तरह से कैरी फॉरवर्ड करना, वो काम सौंपा गया है मंगल को। इसलिए मंगल जो है ना, मंगल इज द कैरियर ऑफ फायर एलिमेंट, फायर एनर्जी। मंगल फायर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य पिटा होगा ना, तो मंगल भी वहां पे रिजल्ट नहीं देता है। तो इसलिए अगर आप सूर्य का स्टोन पहन लोगे तो मंगल का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चंद्रमा जो है ना वो वाटर का कारक है, वो पानी का कारक है, पानी का उत्पत्ति का कारक है। आपको पता है, सबको पता है, चंद्रमा पानी का कारक है, लेकिन उस पानी को जो कैरी फॉरवर्ड करता है वो वीनस करता है, वो शुक्र करता है। इसलिए अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पिटा होगा ना, तो शुक्र भी खराब परिणाम दे देगा। क्यों, अब देखो, जिसके भी मन अस्थिर होता है, सबसे पहले वो अपने बॉडी के शुक्राणु को खराब करता है। आपको पता है, जिसका माइंड स्टेबल होता है वो अपने शुक्राणु को प्रिजर्व करके रखता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखता है, और खराब लाइन पर, लस्ट के लाइन पे नहीं जाता है। इसलिए चंद्रमा अगर खराब होगा ना, तो ऐसे व्यक्ति देखना मैक्सिमम जो लस्ट होता है ना, वो लस्ट के पीछे ज्यादा चला जाता है। क्यों, यहाँ पे चंद्रमा खराब होने के साथ साथ वो वीनस भी यहाँ पे खराब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चंद्रमा तो पिटा हुआ है ही आपका, तो मन अस्थिर है, और 5th हाउस में आपका पिटा हुआ है 5th हाउस, जिसके कारण आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन क्या करना है क्या नहीं करना, आप बहुत अनसर्टेन हो जाते हो आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आपको रूबी का स्टोन धारण करना है। चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है, आपको रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। अगर रोज शिवलिंग पे पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको
एवरी मंडे तो करना ही है फॉर लाइफ टाइम। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है, वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है, वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है, उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा, और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे राहु जो है वो आपके 8th हाउस में है, केतु आपके कौन से हाउस में है, 2nd हाउस में। इसका मतलब अर्थ त्रिकोण में कौन है, केतु, मोक्ष त्रिकोण में कौन है, राहु। तो मोक्ष त्रिकोण में राहु होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण जो होता है वो स्पिरिचुअल हाउस होता है, वहां पे केतु अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पे मोक्ष त्रिकोण में राहु आने के कारण क्या होगा ना, आपको ना गुप्त साधना, गुप्त ज्ञान, या तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ एक्सेप्टेबल लाइन में भी खींचने की कोशिश करेगा, जिसे कहते हैं अंडर द टेबल कमाई करना, 2 नंबरी का धंधा करना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले सबसे पहला एक रेमेडी आपको क्या करना है, ऑन मंडे आपको 2 नारियल लेना है, ठीक है, वो पानी वाला नारियल जिसमें पानी हो, और देखना वो नारियल जो चारों तरफ से छिला हुआ होता है ना वो नारियल, लेकिन ऊपर में से जटा बना होता है, ऐसे 2 नारियल लेना है।
लेने के बाद वो नारियल लेके आप किसी नदी में जाओ, जो नदी पानी फ्लो कर रहा है, रुका हुआ पानी नहीं, जो नदी फ्लो कर रहा है, ऐसे नदी के सामने जाओ, अपने सर से टच करवाओ और 3 बार टच करवाओ। करवाने के बाद वो जो 2 नारियल है एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाओ आप, 8 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। घुमाने के बाद उसको आप जल में प्रवाहित कर दो और उसके बाद आप उल्टा घर पे आ जाओगे, मुड़ के पीछे नहीं देखोगे जब तक आप घर के अंदर ना घुस जाओ, चाहे पीछे से कोई भी बुलाए। और जब आप चढ़ा देते हो, चाहे वहां से फिर चढ़ाने के बाद कोई उठा ले, क्या कर ले, आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। ये रेमेडी करने के बाद आप मंडे के दिन आप रोज मंडे शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ठीक है, और रूबी का स्टोन धारण करो, सूर्य को बल दो। और संडे के दिन, ठीक है, संडे के दिन आपको, संडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन है जहां पे आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो लगन है वो देव लगन है, ठीक है। और बृहस्पति के पास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लगन का मालिक है। उसके बाद बहुत अच्छा बल है, क्योंकि वो 2nd पोजीशन में है। मंगल भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, बस आपको 5th हाउस और 9th हाउस दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बृहस्पति चंद्रमा के साथ तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि शनि बीच में आने के कारण आपके मन को अस्थिर कर रहा है, मन को भी बहुत अनस्टेबिलिटी कर रहा है। और मैंने कहा था कि भृगु सरल पद्धति में क्लियर कट कहा गया कि शनि और बृहस्पति जब भी साथ में आता है मेष राशि को खराब करता है। और मेष राशि हमारा कौन सा दिमाग है, और 5th हाउस में, तो ये आपको पागल भी बना देगा, ठीक है। ये आपको पागल भी बना देगा। किस तरह का पागल बना देगा, मतलब आप छोटे छोटे बात में इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ नजर नहीं आया, मतलब इतना प्रेशर डाल दोगे अपने दिमाग पे कि वो फटने लग जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आखिर में जाकर कोई न्यूरो का इशू आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि शनि आपके कुंडली में मारक है, अति मारक है, और वो आपके बृहस्पति के साथ बैठकर, ऐसे तो गुरु चला है, तो यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं खाना है। बृहस्पति को ठीक रखोगे तो ये शनि को भी कंट्रोल कर देगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको और एक रेमेडी दे रहा हूं। क्या करना है आपको, सैटरडे के दिन, ऑन सैटरडे, ठीक है, और थोड़ा संभाल के लेना, आपको सर्जरी भी हो सकता है, ठीक है, एक जोरदार सर्जरी हो सकता है जो मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके लिए भी मैं एक रेमेडी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको 2 कबूतर लाना है, उड़ने वाले 2 कबूतर, व्हाइट कलर नहीं, जो ब्लैक स्टोन में आता है थोड़ा ऐसे कलर का कबूतर लाना है, 2 कबूतर। और उस 2 कबूतर को आपको पकड़ना है, अपने सर को आगे करना है, किसी को बोलना है आपके सर में पानी डाले, अच्छी तरह से सर को भिगाना है, मतलब अपने सर को भिगाओगे, और वो सर से जो पानी होगा ना वो कबूतर के ऊपर गिरेगा, ठीक है। इसका मतलब कबूतर नहाएगा आपके सर के पानी से, तो आपके बाल और सर अच्छी तरह से पानी से धोकर वो आपके कबूतर के ऊपर आएगा। आने के बाद उस कबूतर को अपने सर पे लगा के उड़ा देना, ठीक है। ये रेमेडी जब आपका हो जाएगा, ये रेमेडी करने के बाद आखिर में और एक रेमेडी लास्ट में जो कि दे रहा हूं, ये करना क्या है, ये भी सैटरडे को करना है और किसी भी एक सैटरडे में करना है, लेकिन आफ्टर वो कबूतर वाला नियम करने के बाद, ठीक है। तो कबूतर वाला नियम करने के बाद ही आपको करना है, क्या करना है, आपको एक ड्राई कोकोनट लेके आना है। और कौन सा ड्राई कोकोनट, अब यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे निकाल दूं आपको, DRY ड्राई कोकोनट, जी हाँ, ये देखिए, अरे अच्छा, जी हाँ, ये रहा ड्राई कोकोनट, ठीक है। तो ये ड्राई कोकोनट आपको लेके आना है, ठीक है, एक लेके आना है जो पूरा सूखा हुआ होता है ऐसा ड्राई कोकोनट। और इसको लाने के बाद सैटरडे के दिन क्या करना है, इसको ऊपर से कट कर दीजिएगा और इसके अंदर आटा, गेहूं का आटा प्लस शुगर जो चीनी होता है ना, वो बराबर मात्रा में लेकर मिक्स करके, पानी में नहीं सूखा मिक्स करके इसके अंदर पूरा भर दो। भरने के बाद ये ऊपर जो लीड है ना जो आपने काटा था उसको फिर से लगा दो। लगाने के बाद अपने घर से पश्चिम दिशा में चला जाओ, वेस्ट डायरेक्शन में चला जाओ और जमीन पे गाड़ दो। लेकिन आपको ध्यान भी क्या रखना, ये जमीन है, यहाँ पे गड्ढा किया और ये नारियल डाल दिया ना, लेकिन ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं करना है और इसको इस तरह से पोतना है ताकि ऊपर में हल्का मिट्टी का लेयर हो, क्योंकि इसको चींटी, कीड़ा मकोड़ा ये सब खाएंगे। ये रेमेडी आप करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो आपके हाथ में ना पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि आपके 2nd हाउस में केतु बैठा है, इसलिए अर्थ त्रिकोण में केतु आ गया ना। और देखो 2nd हाउस का रैंक 12, मतलब सबसे खराब जो है ना वो 2nd हाउस है। इसके मतलब आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, जो पैसा आता है वो खर्चा हो जाता है। आई विल सजेस्ट यू, जब भी किसी का 2nd हाउस का रिलेशन केतु के साथ हो जाए या 12th हाउस के साथ हो जाए, ऐसा व्यक्ति कभी सेविंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इनको खर्चा करना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खर्चा करो, जितना खर्चा करोगे उतना पैसा आएगा। अब यहाँ पे खर्चे के रूप में आप क्या कर सकते हो, देखो खर्चा तो आपके पास होगा ही होगा, आपके पास लिक्विड कैश हाथ में रहेगा तो फालतू का खर्चा हो ही जाएगा, आप रुका नहीं सकते हो। तो उससे अच्छा क्या है, जब भी आपके पास पैसा आए ना तो थोड़ा बहुत सोना चांदी कुछ भी खरीद के आप स्टोर करते रहो, तो इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो गया, खर्चे का खर्चा भी हो गया। जब जरूरत पड़ा उस सोने चांदी को सेल करके आप अपना
लिक्विड कैश भी अपने हाथ में ला सकते हो। तो ये आपके लिए एक डायरेक्शन है, आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। और अर्थ त्रिकोण में जब केतु आया ना, तो आपको ऐसे प्रोफेशन में हाथ डालना चाहिए, क्योंकि देखिए कैरियर और कर्म दो अलग चीज है। तो अर्थ त्रिकोण में जब केतु आ जाता है ना, तो अर्थ त्रिकोण क्या होता है? पैसा होता है, संपत्ति होता है। तो अर्थ त्रिकोण को कौन लेके बैठा है? केतु। तो सबसे पहले आप पैसे को ज्यादा चेपिए मत, हाथ में लपेट के मत रखिए, खर्चा होने दीजिए। और आपको देखो, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में केतु है और सूर्य केतु साथ में है, तो आपके लिए जो सुटेबल है ना, वो मुझे जो लग रहा है ना, किसी भी मेडिसिन या कोई भी रूटेड चीजें, जो रूटेड चीजें हो, फूड आइटम हो, ऐसे किसी काम पे। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे जब प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए कर्म और प्रोफेशन दो अलग चीजें हैं। 10th हाउस को प्रोफेशन ले लेते हैं, लेकिन 10th हाउस से प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। ये गलती हर कोई करता है, कोई बताता भी नहीं। पहली बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि कर्म जो है 10th हाउस आपका कर्म है, 10th हाउस का नेम एंड फेम है, आपका इज्जत है, आपका स्टेटस है इन योर सोसाइटी। तो आप कर्म किस तरह करोगे वो आपके लिए फिक्स्ड है। कर्म करने के लिए कोई आपको पैसा नहीं देगा। आप घर के लिए काम करते हो, अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हो, उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। रोज सुबह उठने नहाने जाते हो, उसका पैसा नहीं मिलता है। तो एनीथिंग आप कुछ सोच रहे हो वो भी कर्म है, आप बोल रहे हो वो भी कर्म है, मैं बोल रहा हूं वो भी कर्म हो रहा है अभी। लेकिन कर्म के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा फॉर योर प्रोफेशन, ठीक है। और प्रोफेशन हम लोग चूज करते हैं टू अर्न मनी, ठीक है। तो कर्म किस तरह का करना है वो 10th हाउस बताएगा। आपका नेम एंड फेम, आपका स्टेटस कितना होगा वो कौन बताएगा? 10th हाउस बताएगा। अब एक चीज क्या मैं बता दूं, क्योंकि आपके कुंडली में मर्क्यूरी केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है और बैठा लगन में है, तो ये आपके स्टेटस में थोड़ा खराबी कर सकता है, नेम एंड फेम में खराबी कर सकता है। इसके लिए मैं एक रेमेडी देता हूं। आपको क्या करना है, 200 ग्राम का साबुत मूंग, 200 ग्राम का साबुत मूंग। और क्या है कि मर्क्यूरी दिशा बल भी है, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो केंद्र अधिपति दोष को दिशा बल मिला है वो अच्छी बात नहीं है। आपको क्या करना है, 200 ग्राम हरा साबुत मूंग 3-4 पोटली लेके आना है। 200 ग्राम का 4 पोटली आप लेके रख दो, और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 4 दिन कंटिन्यू करना है। आप दुर्गा मंदिर में जाके वो रख के आ जाओ, फिर थर्सडे को जाके रख के आ जाओ, फिर फ्राइडे को रख के आ जाओ, फिर सैटरडे को रख के आ जाओ। ये एक बार करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आपको जो मैं कह रहा हूं, जो प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट करा जाता है, प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग 3 चीजों को देखते हैं। एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बाकी मैं वो सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे कोर्स का पार्ट है और वो कोर्स में ही मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग प्रोफेशन सिलेक्ट करते हैं 10th हाउस फ्रॉम चंद्रमा इन लगन चार्ट। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, जहां का काम करके आपको पैसा मिलेगा। 2nd हाउस क्या है और 2nd हाउस में बैठा कौन है, और यहाँ पे कौन है? शनि है इसका मालिक। शनि कहाँ बैठा हुआ है? शनि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पे शनि चंद्रमा जब भी आता है कुंडली में, आपको कर्म किस तरह करना है, जहाँ पे आपको ट्रेवलिंग मूवमेंट ज्यादा करना पड़ रहा हो, अगर पॉसिबल हो तो बर्थ प्लेस से बाहर चला जाओ तो और भी अच्छा है। और यहाँ पे 2nd हाउस में शनि केतु बैठा, शनि केतु मिलकर क्या बनाता है पता है? आयुर्वेदिक बनाता है। तो आयुर्वेदिक का काम, ठीक है। दूसरा 2nd हाउस क्या क्या दिखाता है? बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, ठीक है, फूड इंडस्ट्री। उसके बाद जेमस्टोन, ज्वेलरी। तो अगर आप ऑकल्ट में भी आना चाहते हो ना, तो ऑकल्ट में भी आ सकते हो। और ऑकल्ट में अगर आप जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी करोगे ना, तो बहुत अच्छा करोगे। आप जिस व्यक्ति को जो जेमस्टोन आप रिकमेंड करोगे, उसका रिजल्ट उसको 100% मिलेगा। मतलब हर किसी व्यक्ति के पास ना एक शफा होता है, तो आपके अंदर वो शफा है। अगर उसको आप निखारना चाहते हो तो निखार लो, ठीक है। आप अगर जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी करते हो, किसी की कुंडली देख के आप जेमस्टोन सजेस्ट कर दे रहे हो ना, वो जेमस्टोन उस व्यक्ति को इतना अच्छा फलित होगा कि वो आपके सामने आके बैठा रहेगा कि गुरुजी आपने क्या करवा दिया, ठीक है। तो 2nd हाउस आपका सिलेक्ट हो गया। और उसके साथ जो 2-3 चीज हम देखते हैं, वो केपी चार्ट में इन्वॉल्वमेंट आता है, वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक राहु का भी प्रकोप है। देखो 2nd हाउस का सबलॉर्ड राहु है, लेकिन राहु जो है ना, वो 8th हाउस का भी सबलॉर्ड है। तो जब भी 8th हाउस का सबलॉर्ड, जिस घर का भी सबलॉर्ड मिलेगा ना, उस घर से आपको प्रॉब्लम आएगा। तो आपको कोई ऐसा काम, ठीक है। उसके साथ साथ मैं और एक चीज देख लेता हूँ यहाँ पे, 2-3 चीज और मैं देखता हूँ यहाँ पे जो आपके लिए सही है जी। तो आपके लिए 2nd हाउस का इन्वॉल्वमेंट एंड राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर चला जाओ, अगर नहीं तो कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी में आप हाथ डालो, ठीक है। और आपके लिए जो प्रिफर्ड जो होगा, जो अच्छा एक
मैं अगर कहूँ तो आपके लिए जो परफेक्ट करियर होगा दैट इज फ्रॉम सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या है? बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, जेमस्टोन एंड ज्वेलरी। उसके बाद कोई भी फैमिली बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे आयुर्वेदिक का काम कर सकते हो, क्योंकि शनि केतु का इन्वॉल्वमेंट मैंने दिखाई दिया लगन चार्ट में, ठीक है। मंगल यहाँ पे केपी चार्ट में मंगल आ रहा है, तो यहाँ पे मंगल एंड 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकेंड हाउस का सबलॉट राहु है और राहु 8th हाउस का भी सबलॉट है। तो यहाँ पे आप ऑक्कल्ट में भी जा सकते हो और यहाँ पे राहु का टच होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कोई ऑनलाइन एक्टिविटी होना चाहिए, या तो केमिकल या पॉइजनस चीजों में आप काम कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो आपके लिए और एक लास्ट में कह रहा हूं वो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा फलित होगा, वो है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाए या इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज हो जाए। तो इनमें से अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।